नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। मैं सुभाष शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमने पढ़ लिया था क्या? स्वर पढ़ लिया था। हम आगे आज पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन, वर्ण विचारों का टॉपिक चल रहा था व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये जो है ना, ये बना हुआ किसी है वी और अंजन से मिलकर बना है। संधि पूछ ले तो इसमें यण संधि है। व्यंजन शब्द किससे मिलकर बना है? वी उपसर्ग है, अंजन मूल शब्द है, और संधि पूछ ले तो कौन सी है? यण संधि है। व्यंजन पहले कौन से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सपर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? और मैं कै ख ग गंग च छ ज छ इं ट ठ ड डण त थ द दन और प फ ब भ मैं। ये होते हैं आपके वर्ण, होते हैं कै से लेकर मैं तक। देखो, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये होता है आपका कै वर्ग। ये क्या होता है? कवर्ग होता है। ये चवर्ग होता है, ये टवर्ग होता है, ये तवर्ग होता है, और ये बड़ा पवर्ग होता है। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक आपके कौन से हो जाएंगे? एक वर्ग बन रहा है। देखो, ये 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे, तो 25 होते हैं। ये कितने होते हैं? 5 5 का एक वर्ग बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गए? 25 के 25 25 हो गए। ये वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक कौन से वर्ण व्यंजन होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। होते कितने हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये देखो, इन्हीं को सपर्शी व्यंजन कहा जाता है। मुख वीवर को छू करके निकलती है, जो फेफड़ों से हवा निकलती है तो स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है? सपर्शी व्यंजन कहा जाता है। सपर्शी व्यंजन कह दे या वर्गीय व्यंजन कहते। अगर आपसे पूछ ले कि सपर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है। ये होता है पंचमा अक्षर बोलते हैं इसको। इसको कौन सा बोलते हैं? ये पंचमा अक्षर होता है। ये होता है आपका पंचमा अक्षर। ये नासिकेय होता है। पंचमा अक्षर क्या होता है? नासिकेय होता है। अब ये आजकल क्या है, विद्वानों ने इसी को क्या बना दिया? अनुस्वार बना दिया। पंचमा अक्षर को क्या बना दिया? अनुस्वार बना दिया। पहले हम लिखते थे गंगा, संस्कृत में देखना गंगा ऐसे लिखते थे। विद्वानों ने इसी पांचवें को क्या बना दिया? अनुस्वार बना दिया। अब गंगा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। पहले हम लिखते थे पंचांग, पंचांग हम पहले यूं लिखते थे। आजकल कैसे लिखते हैं पंचांग? आजकल यूं लिखते हैं पंचांग। क्यों? ये देखो, ये पांचवें हैं। ये कौन से हैं? ये पांचवें हैं, और पांचवा आज अपने पास किस रूप में है? वो अनुस्वार के रूप में है। इनकी पूछ ले कि इनका उच्चारण स्थान पूछ ले तो नासिकेय। ध्यान दो, आपने देखा होगा एक शब्द देखा होगा, कौन सा? संबंध।
आपने एक शब्द देखा होगा संबंध। इस संबंध में आया हुआ, अब देखो अगर मैं इसके ऊपर अनुस्वार लगा रहा हूं, अगर मैं इसमें लिख दूं, सीधा लिख दूं कि संबंध, अनुस्वार तो एक जैसे हैं, अनुस्वार तो क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन यहां जो अनुस्वार है, यहां जो अनुस्वार है वो तो मैं बन गया, यहां जो अनुस्वार है वो क्या बन गया, न बन गया। ऐसा क्यों हो गया? अब ध्यान दो, हमें देखना है कि अनुस्वार लगा किसके ऊपर है। अनुस्वार लगा है इस स के ऊपर। इसके आगे वाला वर्ण देखो वर्गीय व्यंजन तो नहीं है, इसके आगे वाला वर्ण देखो कहीं वर्गीय व्यंजन तो नहीं है। हाँ वर्गीय व्यंजन है, कौन सा, बै। बै कौन सी लाइन में आता है, ये देखो पै वर्ग में आता है। किस में आता है, ये रहा बै, पै वर्ग में आता है। तो इसका आखिरी जो पंचमा अक्षर है वो हम आधा लिख सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आधा लिख सकते हैं। इसके ऊपर से ये हटाया तो बाद में बै है तो ये लिख दिया। फिर किसके ऊपर था, बै के ऊपर था। अब देखो आगे वाला वर्ण देखो, क्या वर्गीय व्यंजन तो नहीं है। यदि वर्गीय व्यंजन है तो हम उसका पांचवा आधा लिख सकते हैं इस अनुस्वार को हटा करके। तो शब्द क्या बन गया, संबंध बन गया, संबंध बन गया। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो पांचवा अक्षर है, जो पांचवा अक्षर है विद्वानों ने उसको क्या बना दिया, जो पांचवा अक्षर है विद्वानों ने उसको क्या बना दिया, अनुस्वार का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया, अनुस्वार। अब देखो किसके ऊपर था, पै के ऊपर था। पहले ये से लिखा जाता था, अब देखो ई है, क्यों, इसके बाद में वर्गीय व्यंजन आ रहा है च। तो हम लिख सकते हैं कि च का पांचवा ई होता है, आधा लिख दो। फिर इसके ऊपर से हटाया, इसके ऊपर से हटाया तो आगे कौन सा था, वर्गीय व्यंजन था ग, पांचवा आधा लिख दिया, पांचवा आधा लिख दिया। इसी तरह गंगा, गंगा को ऐसे लिखते हैं, ग के ऊपर है, आगे वाला वर्ण देखो ग है, इसी का पांचवा आधा लिख देंगे, क्या बन जाएगा, गंगा बन जाएंगे। तो कैसे लेकर, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, वर्गीय व्यंजन हो जाएंगे। संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को और क्या कहते हैं, सपर्शी व्यंजन कहते हैं। और क्या कहते हैं, सपर्शी व्यंजन कहते हैं। ये पांचवा होता है, ये कौन सा होता है, अंग में। कहाँ से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। इनको नासिकीय ध्वनियां कहते हैं। आगे कौन सा आएगा, फिर आएगा आपका अंतस्थ, य, र, ल और व। ये हो जाएंगे आपके चार, हो जाएंगे कौन से हो जाएंगे, अंतस्थ। चार ये ध्वनियां कौन सी हो जाएगी, ये अंतस्थ हो जाएगी। य, र, ल, व, कितनी ध्वनियां, चार। कौन सी, अंतस्थ। स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण, व्यंजन के बीच के वर्ण, स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है। कितने होते हैं, चार होते हैं। अब ये और वह पूछ ले, ये क्या है आपके, तो ये आपके अर्ध स्वर होते हैं। अर्ध स्वर बताइए, अर्ध स्वर बताइए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये और वह। ये देखो ल, ल का जब उच्चारण करते हैं, ल का जब उच्चारण करते हैं तो जो अंदर से फेफड़ों से जो हवा बाहर निकलती है वो मुख के, जीभ के, मुख नहीं जीभ के बगल से बाहर निकलती है। दोनों बगल से बाहर निकलती है, मतलब बगल का अर्थ होता है पार्श्व, पार्श्व। तो जो ल है ना, उसको नाम दिया गया है पार्श्विक ध्वनि। कौन सी ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि या वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, ल होता है। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है, ल होता है। अब कौन सा बच गया, रे बच गया। अब रे का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या करती है, कंपन करती है। तो इसलिए इसको और क्या नाम दे दिया, परकंपित बोल दिया इसको। या फिर
ऐसे लगेगा जैसे ये वर्ण अंदर से लुढ़क कर बाहर आ रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, लुंठित वर्ण दे दिया। अब देखो य रे ले व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण होने के कारण इन्हें नाम दे दिया गया, क्या, अंतस्थ दे दिया गया। ये और वह अर्ध स्वर होते हैं। ल कैसा होता है, पार्श्विक होता है। रे कैसा होता है, परकंपित या लुंठित होता है, परकंपित या लुंठित होता है। अब देखो रे के रूप होते हैं, एक तो रे ऐसे लिखा जाता है, ये रे का कौन सा रूप हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा। ये रे का कौन सा हो जाएगा, मूल रूप हो जाएगा। एक रे ये होता है और एक ये वाला होता है। एक आप देखते हैं कि ये ऊपर रे लगा होता है, ये देखो ये पैरों में लगे हुए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पदेन रे। कौन सा, पदेन। और ये देखो ऊपर जो रे लगता है इसको बोलते हैं रेप, इसको बोलते हैं रेप। अब रे के अलग अलग रूप हो गए, ये तो मूल रूप में हो गया, ये आपका पदेन हो गया, ये भी कौन सा हो गया, पदेन रूप हो गया। ये कौन सा हो गया आपका, ये रेप रूप हो गया। अब देखो इसके बारे में ध्यान रखना, हम बहुत बार गलती कर देते हैं। यह ना, यह स्वर रहित होता है, यह स्वर रहित होता है। रहित यानी आधा होता है, स्वर रहित यानी क्या होता है, आधा रे होता है, आधा होता है, आधा होता है। जिस वर्ण पे लगता है उससे पहले बोला जाता है, जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले बोला जाता है, उससे पहले बोला जाता है। बोला जाता है। जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। कौन सा, ये रेफ रूप। कौन सा रूप, रेफ रूप। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहां, मैंने यहां लिख दिया कर्म। अब ये रे देखो किसके ऊपर लगा हुआ है, मैं के ऊपर। उच्चारित हो रहा है किससे पहले, मैं से पहले बोला जा रहा है। इसी तरह हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि आशीर्वाद शब्द लिख देते हैं। आशीर्वाद हम ऐसे लिख देते हैं, आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, ये आशीर्वाद शब्द गलत है। आशीर्वाद में रे जो आया वो रेप रूप है, जिस पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। तो ये तो आशीर्वाद हो गया, ये तो क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। शब्द क्या होगा, आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद शब्द कैसे ठीक होगा, आशीर्वाद ये शब्द ठीक होगा, आशीर्वाद। तो ये जो ऊपर रे लगता है ये कैसा होता है, ये आधा होता है। और जिस पर लगेगा उससे पहले बोला जाता है, जिस पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। ये पदेन, ये जो पदेन रे है, ये जो पदेन रे है, यह जिस पर, जिसके साथ लगता है, यह जिसके साथ लगता है, जिसके साथ लगता है, वह वर्ण आधा होता है, वह वर्ण आधा होता है। आधा यानी स्वर रहित, आधा होता है। वह वर्ण कैसा होगा, आधा होगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रकार शब्द लिख दिया, प्रकार, इसमें प आधा है, रे पूरा है, ऐसे लिख देंगे। लेकिन पैर आधे के बाद में रे आ जाए ना, वो किस में आ जाएगा, इसके पैरों में आ जाएगा। तो इसका पदेन रूप बना देना है। तो प्रकार, इसमें पै तो आधा है और रे पूरा है। यही देखो, अब सबसे ज्यादा बच्चों को यहां तकलीफ होती है कि सर ये वाला जो रे है ना, कौन से वाला, ये जो है ना, ये क्या है। एक तो ये दोनों मैंने नाम लिखा था क्या, पदेन, एक ही बात है प्यारे बच्चों, दोनों में क्या है, एक ही बात है। अब देखो मैं, ये जो होती है ना, ये खड़ी पाई होती है और ये सीरो रेखा होती है। ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो तो सीरो रेखा होती है, और नीचे जो रेखा होती है, ये जो सीधी होती है ना, ये खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई। अब मैं अगर कुछ इस पर किसी भी वर्ण का निर्माण कर सकता हूं, ये आधार हो चुका है किसी भी वर्ण का। अगर मैंने को ले लिखना है तो मैंने इस पे ले बना दिया। अब देखो मेरे को किसी को आधा लिखना है, ले को आधा लिखना है तो क्या करूंगा, ले को आधा लिखना है तो क्या करूंगा, मैं खड़ी पाई हटा दूंगा। ले को
आधा लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं खड़ी पाई हटा दूंगा, ले आधा हो जाएगा। खड़ी पाई हटा दी तो ले क्या हो गया, आधा हो गया। अब देखो अगर कोई मेरे को ये कह दे कि इस टे को आधा लिखो, इस टे को मैं आधा कैसे लिखूंगा, टे को मैं आधा लिख नहीं सकता, इस टे को आधा बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बनाने के लिए मेरे को इसके नीचे एक हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, हल चिन्ह। अब ये टे स्वर रहित हो गया, आधा हो गया। अब देखो इसके बाद में रे पूरा है। मैं बोल रहा हूं कि यदि वर्ण के बाद में रे, आधे वर्ण के बाद में पूरा रे आ जाए, आधे वर्ण के बाद में क्या आ जाए, पूरा रे आ जाए, तो वो पैरों में आ जाएगा, उसको पैरों में लिखना है। तो टे को क्या किया, आधा लिखा यूं, रे पूरा था, ज्यादा कुछ नहीं था। कहाँ लगाए इस रे को, यहाँ लगाए। लिखे कहाँ उस रे को, विद्वानों ने किया इस अलंत के साथ, इस हल चिन्ह के साथ रे लिख दिया, और क्या बन गया, ट्रक बन गया। तो ये थे आपके रे। ये दोनों एक रूप है, ये वाला रेफ रूप है, और ये कौन सा है, ये मूल रूप है। जैसे मैंने शब्द लिख दिया राम, कौन सा है, रेफ रूप है। तो ये तो थे आपके कौन से अंतस्थ व्यंजन, कौन से, ये रे ले व। ये और वह दोनों के दोनों कैसे थे, अर्धस्वर थे। ये और वह क्या थे, अर्धस्वर थे। ले कैसा था, पार्श्विक था। और रे कैसी ध्वनि होती है, परकंपित या लुंठित होती है। और हमने क्या बता दिया आपको, रे के रूप बता दिए। रे का ये मूल रूप होता है, ये आपके पदेन होता है, जो ऊपर रखता है वो क्या होता है, रेफ होता है। ध्यान रखना, रेफ जो होता है वो आधा होता है। रेफ रे कैसा होता है, आधा होता है। जिस पर लगता है उससे पहले बोला जाता है, जिस पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। और ये जो पदेन है ना, ये जिसके साथ लगेंगे वो वर्ण आधा होगा, जिसके साथ लगेंगे वो वर्ण कैसा होगा, आधा होगा। और जिसके साथ लगेंगे उसके बाद बोले जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, जिसके साथ लगते हैं उसके बाद बोले जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लगा हुआ है ये रूप, तो ट्रक, टे के बाद में रे बोला जा रहा है, जिसके साथ लगते हैं उसके बाद बोले जाते हैं। जैसे प्रधान, प्रधान में कौन सा है, ये पदेन रूप है। देखो रे लगा हुआ है कहाँ, ये लगा हुआ है रे इसमें, ये रे इस प्रधान में लगा हुआ है, तो रे ये रहा। लेकिन बोला कहा जा रहा है, इस पै के बाद में बोला जाता है। तो ये थे आपके कौन से, ये रे ले अंतस्थ। इसके बाद में अगला होगा वो हो गया आपके सह। एक कौन सा, ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं ये होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान रखना, इसका और कुछ नहीं, या तो ये दे देगा कि ये व्यंजन कौन से हैं, तो ये ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। या फिर इनको क्रम बदल देगा, इसको यहाँ लिख देगा, इसको यहाँ लिख देगा, इनका क्रम बदल कर 4 ऑप्शन बनाएगा और आपसे पूछ लेगा कि किस विकल्प में सही क्रम का प्रयोग हुआ है। तो सही क्रम यही रहेगा, पहले ये से आएगा, इसको तालव्य से बोलते हैं। ये मूर्धन्य से होता है, ये दंत्य से होता है। तीनों बोले जाएंगे तो ध्वनि जो निकलेगी वो से की निकलती है। क्रम इधर से उधर करके 4 ऑप्शन बनाएगा और पूछ लेगा ये कौन सा तालव्य होता है, ये कौन सा होता है मूर्धन्य होता है, ये दंत्य से होता है। और ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, से और है। इसके बाद आती है कौन सी ध्वनि, इसके बाद आती है आपकी अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी, 4। कौन से होते हैं, तो 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन, व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन, से मिलकर बना व्यंजन। बना व्यंजन, 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है।
बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। किससे मिलकर बना है? ये देखो, ये जो बना है ना, ये किससे मिलकर बना है? इसमें कै तो आधा है और ये मूर्धन्य से पूरा है। इसमें क्या है? इसमें तय तो आधा है और रे क्या है? पूरा है। इसमें जय तो आधा है और ये क्या है? पूरा है। इसमें से तो आधा है और रे क्या है? पूरा है। दो भिन्न स्वरों से व्यंजनों से मिलकर बना व्यंजन, और दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने स्वर तो कौन से होते हैं? दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने स्वर तो होते हैं आपके संयुक्त स्वर या विजातीय। ये होते हैं आपके क्या? संयुक्त अक्षर। कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखो किससे मिलकर बने हैं? क और स, यानी दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना है। तय और रे से मिलकर बना। ग किससे मिलकर बना है? जय और य से मिलकर बना है। स और रे से मिलकर क्या बना है? श्रय बना है। तो ये आपके कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ये आपके कौन से हो जाएंगे? उसम व्यंजन हो जाएंगे। अब आती है दो ध्वनियां और आती है। कौन सी आती है? एक तो डैड है, एक तो डै और एक डै। डै 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 डै। ये देखो, इनको बोलते हैं उत्सिप्त, उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त ताड़न जात, ताड़न जात या द्विगुण, या क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन। कौन से होते हैं? डे ढे। उत्सिप्त, ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन। ये जो विकसित ध्वनियां पूछ लेना तो विकसित व्यंजन बताइए। तो विकसित किए हुए हैं किसको? इन सभी को क्या किया हुआ है? विकसित किया हुआ है, बाद में बनाए गए हैं तो इनका विकास हुआ है। तो विकसित व्यंजन पूछ लेते हैं, डे डे होते हैं। इनकी खास बात होती है भाई, इनकी खास बात होती है। कौन कौन सी होती है? इनकी खास बात क्या है? यही पहला तो क्या होगा? ये कौन? उत्सिप्त व्यंजन। ये यानी कौन? बात किसकी कर रहे हैं? उत्सिप्त व्यंजनों की बात हो रही है। तो ये यानी कौन सी व्यंजन? उत्सिप्त व्यंजन। ये किसी शब्द के शुरू में नहीं आते, किसी शब्द के शुरू में नहीं आते, शुरू में नहीं आते। उत्सिप्त जो व्यंजन हैं वो किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, अर्थात हम कह सकते हैं कि इनसे किसी भी शब्द की क्या नहीं होती? शुरुआत नहीं होती। कहाँ आते हैं फिर ये? शुरू में नहीं आते तो कहाँ आएंगे? या तो बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? बीच में या अंत में। या तो बीच में आएंगे या कहाँ आएंगे? अंत में आएंगे। तो अब ध्यान रखना, ये बीच में कहाँ आते हैं और अंत में कहाँ नहीं आते। ये बीच में कहाँ नहीं आते और अंत में कहाँ नहीं आते। अब बहुत बार देखते हैं, ये मैंने शब्द लिख दिया मेंढक और मेंढक। अब इनमें से पूछ लें कि कौन सा ठीक है, इनमें से पूछ ले कि कौन सा ठीक है, तो ध्यान रखना बीच में आते हैं या अंत में आते हैं। तो बीच में कहाँ नहीं आते? तो ध्यान रखना बीच में कहाँ नहीं आएंगे? अनुस्वार और अनुनासिक के बाद। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद, और अनुनासिक के बाद इनका प्रयोग नहीं होता भाई। के बाद इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता। किनका? उत्सिप्त व्यंजनों का। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद इनका प्रयोग नहीं होता। तो मेंढक कौन सा ठीक हो जाएगा? ये देखो, ये अनुनासिक आ गया तो ये वाला ठीक हो जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं कि झंडा,
झंडा, इसके नीचे ये नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं कंडा, तो इसके नीचे भी बिंदु नहीं लगाना, ये वाला ये नहीं आते। पहला तो ये होगा कि किसके बाद नहीं आते, ये अनुस्वार और अनुनासिक के बाद। दूसरा होगा कि अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, भाषा के शब्द, उनमें अगर ये आए तो उनमें इनका प्रयोग नहीं होता। इनका किनका, उत्क्षिप्त व्यंजन का, इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता। किनका, उत्क्षिप्त व्यंजनों का। जैसे जैसे बोर्ड, हम बोर्ड लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं बोर्ड को, बोर्ड लिख देते हैं अपन यूं लिख देते हैं कि बोर्ड, ये देखो ये गलत है। हम लिख देते हैं रेडियो, रेडियो लिखते हैं, गलत लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है, इनके नीचे इसका प्रयोग नहीं होगा। शब्द क्या होगा, बोर्ड, या क्या होगा, रेडियो, रेडियम, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो इनके नीचे क्या नहीं करना, बिंदु का प्रयोग नहीं करना, यानी उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं करना। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद भी नहीं होते। हाँ, अगर और क्या आ जाए, जैसे मैंने शब्द लिख दिया कबड्डी, क्या शब्द लिख दिया, कबड्डी शब्द लिख दिया। जैसे मैंने शब्द लिख दिया कबड्डी, अब आप देखो कबड्डी, कबड्डी, ये जो रूप होता है ना, ये जो रूप होता है, जैसे मैंने लिख दिया गुड्डी या गुड्डा, ये देखो ये डे आधा है, एक पूरा है, एक आधा है, एक पूरा है, ये होता है आपका द्वित्व रूप। ये व्यंजनों का कौन सा रूप होता है, द्वित्व रूप होता है, इसको बोलते हैं द्वित्व। जब भी आप ये दोनों आए, कौन से, द्वित्व रूप आए, किसी इनका व्यंजनों का कौन सा रूप आए, द्वित्व रूप आए, वहां भी इनका प्रयोग नहीं करना। तो द्वित्व व्यंजनों में इनका प्रयोग नहीं होता। किनका प्रयोग नहीं होता, द्वित्व व्यंजनों में इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग नहीं होता। किनका प्रयोग नहीं होता, प्रयोग उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। द्वित्व व्यंजनों में भी उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं कौन से, ये होते हैं जिनके नीचे बिंदु लगा होता है, जिनके नीचे बिंदु लगा होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, जो बचा हुआ है इसका वो लेकर के। धन्यवाद, जय हिंद।